हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पॉटर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की और इसका नामकरण किया। यानी कि पॉटर जो थे उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज भी की और इसका नामकरण भी किया। यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक पॉइंट से दो क्वेश्चन तैयार होंगे, किसकी खोज किसने की और इसका नामकरण किसने किया। ठीक। सेकंड पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन एक्स सेल, एम्ब्रियोनिक सेल एंड मेच्योर आरबीसी। ठीक है, यानी कि जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक्स सेल, एम्ब्रियोनिक सेल और मेच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है। एक्स सेल सबको पता है, अंडे में जो कोशिका होती है। एम्ब्रियोनिक सेल का मतलब होता है भ्रूण कोशिका। भ्रूण कब बनता है? पहले तो स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर मारुला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गैस्टुला स्टेज आती है, फिर बनता है एम्ब्रियन। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो बनता है उन सेल्स में क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ठीक। अब बात आती है मेच्योर आरबीसी। मेच्योर आरबीसी वो आरबीसी होती है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है पूरे बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का परिवहन कर रही है वो आरबीसी कैसी है, मेच्योर हो चुकी है। मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व। ठीक है, तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, मेच्योर आरबीसी में सिर्फ ईपी मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यही नहीं एब्सेंट होता, बल्कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जितने भी कोशिकांग होते हैं सबके सब क्या होते हैं आरबीसी में, सबके सब एब्सेंट होते हैं। आरबीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। उसमें ना न्यूक्लियस होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्गी बॉडी होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना राइबोसोम, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आरबीसी के अंदर जो मेच्योर आरबीसी होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग थ्री काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तीन तरह की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। वो तीन संरचनाएं कौन कौन सी होती है? पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसाइकल्स, तीसरा है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। तो सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी जो होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, यानी कि इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं और एक ऐसा तो रॉड शेप होता है ऑन विच राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। और सिस्टर्नी पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या होते हैं, ये ओवल और सर्कुलर शेप के होते हैं और इस पर क्या होता है, इसका मेन काम जो होता है स्टोरेज का होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड, यानी कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर ये ब्रांच्ड होते हैं और इस पर राइबोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन तीनों को अगर हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों से मिलकर क्या होंगे, सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने होंगे। ठीक है, बट क्या होता है, जो सॉफ्ट यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर सिस्टर्नी नहीं पाई जाती। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सिस्टर्नी आर फाउंड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाइल ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सिस्टर्नी जो कि होता है वो कैसा होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है और ट्यूब्यूल्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। अब देखो मैं समझा देती हूँ कैसे क्या है। डायग्राम पहले आप देख कर समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए डायग्राम, पहले मैं सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। ये सिस्टर्नी होता कैसा है, अनब्रांच्ड है। आपको दिख रहा है कोई शाखा है इसमें, नहीं है, सबके सब सिंगल आपको दिख रहे होंगे। रॉड शेप है ना, यहाँ पर देखिए लंबे लंबे रॉड शेप स्ट्रक्चर है। इस पर कुछ आपको बिंदी नुमा स्ट्रक्चर दिखे, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यही क्या होते हैं, यही होते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो जो सिस्टर्नी होता है वो पहली बात तो अनब्रांच होता है, यानी कि शाखाओं में नहीं बटा होता है। दूसरी बात ये सिलेंड्रिकल यानी कि रॉड शेप होता है और तीसरी चीज़ इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सिस्टर्नी। ठीक। फिर आता है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स जो होते हैं चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे स्मूथ, दोनों में पाए जाते हैं। वेसाइकल्स क्या होते हैं, ओवल या सर्कुलर शेप होते हैं। ठीक है, और ये काम करते हैं स्टोरेज का, इनका मेन काम है स्टोरेज करना। ठीक है, किसका स्टोरेज करते हैं, प्रोटीन का। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे शाखा निकल रही है ना, यहाँ पर ये ब्रांच्ड, ये देखो ये ब्रांच्ड है कि नहीं। तो पहली बात तो ये ब्रांच्ड होते हैं, दूसरी बात इन पर आपको खुरदरे स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे, यानी कि इस पर क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक, हमने बात समझ ली सब कुछ, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको डायग्राम के थ्रू, हमने हर एक चीज़ देख लिया। अब बात करेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी कि टाइप कितने होते हैं इनके। इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को बोलते हैं RER
स्मूथ को बोलते हैं SER, ई से हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक, आर से हो जाएगा रेटिकुलम, ठीक है। और एस का मतलब को पता है स्मूथ है, यहाँ पर आर का मतलब रफ है। अब देखो रफ क्या होगा, अब रफ का मतलब होता है खुरदरी चीज़, स्मूथ का मतलब होता है मुलायम। अब देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपने देखा होगा कहीं पर कुछ अगर दाने वगैरह कहीं आपके हाथों में या कहीं भी निकल जाते तो आप उसको टच करने में कैसा लगता है, खुरदुरा लगता है ना। सेम वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब ये देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है। न्यूक्लियस से ही अटैच होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जस्ट न्यूक्लियस से ही अटैच होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उससे अटैच होता है। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट आपको दिख रहा है, एक दूसरा ये दिख रहा है, ठीक है। दोनों देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इस पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ऊपरी ऊपरी दिख रहे हैं ना, ये होता है राइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम देखिए, यहाँ पर क्या राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हैं, बट दोनों में क्या है, एक जगह पर राइबोसोम प्रेजेंट है, एक जगह पर नहीं प्रेजेंट है। जहाँ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ नहीं प्रेजेंट है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। ये स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक। ये होते वेसाइकल्स, देखो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ना, ये होते वेसाइकल्स, ठीक है। ये सिस्टर्नी है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये क्या है, सिस्टर्नी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिस्टर्नी स्ट्रक्चर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या है, सिस्टर्नी है, ठीक है। तो चलिए इसको हमने समझ लिया अच्छे से, ये स्ट्रक्चर कैसे यहाँ प्रेजेंट होता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं पहला पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवलप विच सराउंड्स द सेल न्यूक्लियस। यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जैसे ये न्यूक्लियस था, इसके बाद आपने देखा होगा ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ढेर सारे दिख रहे थे स्ट्रक्चर ना, ऐसे ऐसे, यही था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्टार्टिंग में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ बता देती हूँ मैं, जो राइबोसोम होते हैं उसका फॉर्मेशन कौन करता है, सिंथेसिस कौन करता है, तो राइबोसोम का सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये राइबोसोम की फैक्ट्री भी इसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस को कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम बनने के बाद जब ये बाहर की तरफ जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच हो जाता है। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। मैं इसको लिख करके अलग से दिखा देती हूँ पेज पे। देखो जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, यानी कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसलिए न्यूक्लियोलस को कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। और जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियोलस ने क्या किया, राइबोसोम बनाया, राइबोसोम ने क्या किया, प्रोटीन बनाया। तो न्यूक्लियस को बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। तो हमने देख लिया क्या कैसे मतलब होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इट इज स्टेबल, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइबोसोम्स अटैच टू देयर सरफेस सो इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो न्यूक्लियर के बाहर प्रेजेंट होता है ऐसे जस्ट, उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि क्या होती है इसकी सरफेस जो होती है वो खुरदुरी होती है, खुरदुरी का मतलब रफ होती है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। आर से रफ होता है और आर फॉर राइबोसोम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज़ यहीं पर है। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर टी होगा। अब देखो क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, एटीएस टाइप के। अब देखिए जब हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे एटीएस क्या होता है, 70S क्या होता है, ठीक है। तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं ना, एक एटीएस होता है, एक 70S टाइप का होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, वो लार्ज यूनिट वाला होता है, यानी कि एटीएस टाइप का होता है, ठीक। और देखिए एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, जब हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या था, राइबोसोम प्रेजेंट था ना, वो किस टाइप का था, वो था 70S वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइनर है, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, राइबोसोम आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन और ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि जो राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किसके द्वारा अटैच होता है, वो होता है दो प्रोटीन की वजह से, एक होता है राइबोफोरिन और दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इन दोनों प्रोटीन की सहायता से राइबोसोम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच यानी कि उससे चिपका रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब वो कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, अभी हमने बात की कि इसकी सरफेस रफ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, और आपको पता ही चल गया कि राइबोसोम जो होता है न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, अब राइबोसोम न्यूक्लियोलस बनाता है, लेकिन राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जाहिर सी बात है अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन वहाँ भी तो करेगा। तो इस वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, यानी कि उसका परिवहन भी करता है। अब क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया यानी प्रोटीन बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इसके बाद ये कहाँ पहुँचा देगा, इसको पहुँचा देगा गोल्गी बॉडी के पास। ठीक है, जो कि दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है, वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैनी प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड इनटू वेसाइकल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी एपरेटस। यानी कि मैनी प्रोटीन्स का मतलब है जितने भी तरह के प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं। अब देखो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है वो प्रोटीन बनाएगा कई सारे। ठीक है, अब जो भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनेगा वहाँ पर जो वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, वेसाइकल्स का मतलब जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे थे वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, उन्हीं में वो प्रोटीन क्या हो जाएंगे, पैक्ड, यानी कि उसी में क्या हो जाएंगे, अच्छे से पैक्ड हो जाते हैं। एंड क्या किया जाएगा, इस वेसाइकल के बाद इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, गोल्गी बॉडी के पास, क्योंकि जस्ट जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है वहाँ से गोल्गी एपरेटस ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार जब मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगी तो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम तीनों को एक साथ में पढ़ा दूंगी, क्योंकि प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसी वे में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में जाता है, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम में जाता है। ठीक है, तो एक बार तीनों को मैं साथ में कवर कर दूंगी, लेकिन अभी एक एक करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यानी कि प्रोटीन बन जाएगी, बनने के बाद वेसाइकल्स के अंदर पैक्ड हो जाती है, फिर यहीं से ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, इसका परिवहन हो जाता है यहाँ से, और कहाँ पहुँच जाता है, ये गोल्गी एपरेटस के पास पहुँच जाता है। ठीक, गोल्गी एपरेटस प्रोटीन की पैकिंग करती है और आगे लाइसोसोम के पास भेज देती है। अब गोल्गी बॉडी भी इसको क्या करेगी, पैकिंग करेगी इसकी, उसको इसको लाइसोसोम के पास भेज देगी, और लाइसोसोम के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के पास पहुँच जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, दूसरा दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट। स्मूथ मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, यानी कि मुलायम। ठीक है, अब देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। इसमें सिस्टर्नी एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा सिस्टर्नी क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या एब्सेंट होता है या क्या क्या पाया जाता है, तो सिस्टर्नी एब्सेंट होती है, क्योंकि सिस्टर्नी पर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और आपको पता होगा राइबोसोम ना पाए जाने की वजह से ही इसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। ठीक, तो याद रखिएगा सिस्टर्नी क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एब्सेंट होते हैं। ये सिर्फ वेसाइकल्स और टिब्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम एब्सेंट प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट था, ऐसे था ना, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होकर के इसकी ओरिजिन हो रही थी। ठीक है, लेकिन जो इसके आगे जाकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। और ये क्या होता है, लेस स्टेबल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा था, वो ज़्यादा स्टेबल था, ये कैसा होता है, कम स्टेबल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट चेंज ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी चेंज करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है, जो कि हमारे लीवर में स्टोर होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है बॉडी को तो उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है हमारा लीवर। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक काम ये भी करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक, यानी कि ग्लाइकोज, इसको बता देते क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनो
लाइसिस, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करता है। लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, और ग्लाइकोजन का मतलब क्या हो, ग्लाइकोजन का टूटना ही क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस भी करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट थे। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है और कोलेस्ट्रॉल का करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है कि लिपिड का सिंथेसिस, स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ या रफ। रफ से प्रोटीन का करता है और स्मूथ क्या करता है, लिपिड का भी करता है, कोलेस्ट्रॉल का भी करता है। ठीक, डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने में, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषैले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस, विटामिन डी के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब देखो विटामिन डी के सिंथेसिस में कैसे हेल्प करेगा, देखो विटामिन डी जो होता है वो कैसे बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से ही बनता है विटामिन डी। तो जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल का जब सिंथेसिस होगा तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन डी का सिंथेसिस होगा ही होगा, क्योंकि इसी की हेल्प से विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, विटामिन डी का सिंथेसिस भी करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट पार्टिसिपेट्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि उसके उपापचय में भी क्या करता है, भाग लेता है, यानी कि उसमें सहयोग देता है। ठीक है, याद रखिए मेटाबॉलिज्म में बता चुकी है आपको क्या होता है, यानी कि जैसे भी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा के फॉर्म में हमने खाना खाया है, स्टोर हुआ है। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं, वो ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है, तो समझो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है, वही हमारी मेटाबॉलिज्म है। लेकिन और हमारी मेटाबॉलिज्म क्या है, अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कार्य हम कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, तो यानी कि हमारी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खराब है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है हमारी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी काम हम करते हैं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, बनती है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी क्या करती है, ये सहयोग करती है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चलिए मैंने बात कर ली, एक बार जैसे इसका डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका पहला। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिया गया है और ये दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों ने पढ़ लिया, बस एक बार आपको रिवाइज कराना है इसका डिफरेंस जो होता है, ताकि दोनों पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, साथ में पढ़ेंगे। तो मीनिंग इनका क्या होता है, देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक अपीयर लाइक containing many circular marks which are the interlocking tubular sheets and they may be varied in look and function as well। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिख रहा होगा ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इनकी ओरिजिन होती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, और सर्कुलर यहाँ पर क्या होते हैं, सर्कुलर मार्क, आपको यहाँ पर वेसिकल्स भी दिख रहे होंगे। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक द अरेंजमेंट ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स विच आर स्पॉटेड विद द राइबोसोम्स ऑल ओवर, दे अपीयर कंसिस्टिंग ऑफ द पैरेलल शीट ऑफ मेम्ब्रेन। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है पैरेलल, यानी कि ऐसे प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन की। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होती हैं। और दूसरी बात ये बता रहा है कि इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स। स्पॉट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जो कि क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो ये बताना चाह रहा है इसमें कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। दूसरा पॉइंट फाउंड नियर। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, फाउंड नियर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, उसके पास पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फाउंड नियर, यहाँ पर साइटोप्लाज्म दिया है, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इनकी ओरिजिन कैसे होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय गिविंग ऑफ द राइबोसोम्स। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम हट जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, वो परमानेंट नहीं लगे होते, वो हट भी जाते हैं। ठीक है, वो टाइम आने पर हट भी जाते हैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम हट जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है, किससे उसकी ओरिजिन होती है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होती है, राइबोसोम के हट जाने की से। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका क्या है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उससे ओरिजिन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसी से अटैच ऐसे बनता है, स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और न्यूक्लियोलस के अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है, यहीं पर क्या होता है, राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम यहाँ से आता हुआ इस पर आकर अटैच हो जाता है, ठीक है, और बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है जब इससे राइबोसोम हट जाते हैं, ठीक। फिर आता है राइबोसोम्स, दे डू नॉट हैव राइबोसोम, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते हैं, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सिस्टर्नी और वेसाइकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वेसाइकल्स दोनों में कॉमन होता है, क्या कॉमन होता है, वेसाइकल्स। याद रखिएगा दोनों में वेसाइकल्स कॉमन होते हैं, लेकिन सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, देखो ट्यूब्यूल्स जो होता है वो स्मूथ में पाया जाएगा और सिस्टर्नी जो होगा वो रफ में पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। इट मेनली प्रोड्यूस, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, ठीक। तो चलिए हमारा टॉपिक जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो खत्म हो गया। एक बार इसके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ वाला। पहला है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल विच सिक्रेट कैल्शियम आयन एंड हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक मतलब कई तरह से पाया जाता है, ठीक है। अगर ये हमारे स्केलेटल मसल में है, स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल मसल, ठीक है, कंकालीय मसल्स। कंकाल आप समझ रहे हो, हमारी बॉडी का जो ढांचा है, अंदर जितनी भी हमारी हड्डियां हैं वो क्या एक ढांचे के रूप में है ना, आपने देखा होगा लैब वगैरह में पूरा ढांचा बना होता है, तो उसके ऊपर जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं स्केलेटनिक कंकालीय मसल्स। उन मसल्स में क्या होती हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी कि हमारे कंकालीय मसल्स स्केलेटल मसल में पाए जाने वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि क्या करता है, कैल्शियम का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और ये कैल्शियम का सिक्रेशन करता है, साथ ही साथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि मसल्स को सिकोड़ने में भी हेल्प करता है। अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हम अपनी बॉडी के जो जितने भी अंग हैं उनका मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे अपने हाथ का, गर्दन का, पैर का जो मूवमेंट करते हैं हम लोग, उन किसकी वजह से करते हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही कर पाते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा योगदान है, आप देख रहे हैं किस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट था टी ट्यूब्यूल्स। अब वो टी ट्यूब्यूल्स क्या होता है, अगर हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे हार्ट या फिर स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्ट की मसल्स में और स्केलेटल मसल में पाई जाती हैं उनको कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर LE फिर TON होगा, ठीक है। और ये क्या करती है, ये भी क्या करती है, स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है, यानी कि मसल्स जो होती हैं, जो कि पेशियाँ हमारी होती है, उनके संकुचन को स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करती हैं। कौन सी, टी ट्यूब्यूल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे हार्ट और स्केलेटल मसल्स दोनों जगह पाई जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी ट्यूब्यूल्स क्या है, तो ये सब क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना कि रफ, ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। फिर नेक्स्ट आता है माइलॉइड बॉडीज। देखो माइलॉइड बॉडी जो होती है ये भी प्रश्न बन सकता है, ये क्या है, तो ये भी एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे रेटिना के पास, ठीक है। तो देखिएगा, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच प्रेजेंट इन द पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल ऑफ रेटिना, यानी कि जो रेटिना में एपिथेलियल सेल पाई जाती है, जो पिगमेंटेड का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो कि आँखों को कलर प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों का आँखों का रंग कैसा होता है, ब्लैक, कुछ लोगों का नीला भी होता है और कुछ का भूरा भी होता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें पाई जाती है पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स। तो याद रखिएगा जो रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स होती है वहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है उसको बोलते हैं माइलॉइड बॉडी, ठीक है। ये कैसी होती है, इनका नेचर होता है फोटो सेंसिटिव इन नेचर,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रकाश के प्रति ये क्या होती है, संवेदी होती हैं। तो हमने अच्छे से पूरा पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इनका जो मॉडिफिकेशन सब कुछ अच्छे से क्लियरली देख लिया। एक बार फिर से डायग्राम आपको दिखा देती हूँ मैं अच्छे से कैसे होता है। ये देखिए डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आप देख लीजिए अच्छे से पूरा। ये सेल है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या है, ओरिजिन हुई है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना है, बॉटनी, जूलॉजी का या केमिस्ट्री का, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।